हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सोशल साइंस के मॉडल पेपर के सॉल्यूशन जो कि एमपी बोर्ड ने 2025 के रिलीज करे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके सॉल्यूशंस आपको इंग्लिश में मिलेंगे, जो कि पूरे यूट्यूब पर कहीं भी अवेलेबल नहीं, ना ही गूगल पर अवेलेबल है। सारे क्वेश्चन आंसर्स के सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे और इसके पीडीएफ को आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं किस प्रकार से आप सारी चीजें कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने आप सभी के लिए कॉपी पेस्ट कोचिंग सेंटर के मोबाइल एप्लीकेशन की लिंक डाली है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और जहां से फ्री में इस साल के सारे मॉडल पेपर्स के सॉल्यूशन आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो आइए हम पेपर की शुरुआत करते हैं, जो कि काफी ज्यादा इजी है। आइए करते हैं स्टार्ट। तो देखिए आप सभी की स्क्रीन पर पेपर आपको शो हो रहा है। ये जो पेपर है बेटा, ये है सैंपल क्वेश्चन पेपर सोशल साइंस का 2025 का। या मॉडल पेपर, सैंपल पेपर को ही हम मॉडल पेपर बोलते हैं, जो कि एमपी बोर्ड ने रिलीज करे हैं। इसका पूरा सॉल्यूशन आपको मिलेगा और इस पेपर को आप पूरा ध्यान से देखिएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव के सॉल्यूशन नहीं दिखेंगे, जैसे बाकी यूट्यूब वीडियोस में सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन आंसर और वाले क्वेश्चन आंसर के भी सॉल्यूशन मिलेंगे। और पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन मैंने आपको बता दिया है। जो भी बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। और अगर इस वीडियो के ऊपर 100 लाइक से ज्यादा आते हैं या फिर 1000 व्यूज से अबव आते हैं, तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी एक वीडियो बनाऊंगा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। तो आइए सबसे पहले चूज दैट ऑप्शन को सॉल्व करते हैं हम। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स टेरेस फार्मिंग इज डन। कौन से स्टेट के अंदर टेरेस फार्मिंग होती है? तो बेसिकली टेरेस फार्मिंग कौन से स्टेट में होती है? ऐसे स्टेट्स में होती है जहां पर पहाड़ थे, तो कौन सा हो जाएगा? उत्तराखंड। इन विच स्टेट ब्लैक सॉइल इज मेनली फाउंड। ब्लैक सॉइल कौन से स्टेट में फाउंड होती है? तो काली मिट्टी कहां पर पाई जाती है? काली मिट्टी को ही हम रेगर मृदा भी बोलते हैं। ये महाराष्ट्र में पाई जाती है बेटा। वेन डिड प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट इन इंडिया। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब चालू हुआ था? 1973 में। गांधी इरविन पैक्ट वॉज साइंड ऑन। महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन ने ये पैक्ट कब साइन करा था? तो ये करा था 5 मार्च 1931 में। आप सभी को अगर पता होगा तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पीरियड पर करा था। हाउ मेनी लैंग्वेजेस अदर देन हिंदी आर लिस्टेड इन 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के 8वें शेड्यूल के हिसाब से भारत में हिंदी के अलावा कितनी लैंग्वेजेस है? तो हिंदी के अलावा 21 है। और हिंदी को मिलाकर 8th शेड्यूल के अंदर कितनी लैंग्वेज है बेटा? 22। अगर 8th शेड्यूल की लैंग्वेज पूछेगा तो 22, और हिंदी के अलावा क्या लिखा है यहाँ पे? अदर देन हिंदी। तो कितना आएगा? 21। इस चीज का ध्यान रखें। द स्टेट विद द हाईएस्ट लिटरेसी इन इंडिया। भारत में ऐसा राज्य जहां पर सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है, जहां के लोग, जहां के नागरिक सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तो वो क्या है? केरल साउदर्न स्टेट है, सभी को पता है। चलिए आगे बढ़ते फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन इंडिया। ऐसी लेक जिसे बनाया गया हो, उस लेक का नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक। ये सबसे बड़ी लेक है बेटा पूरे भारत की। कर्तन दहन सिस्टम, इसी को हम क्या कहते हैं? दीपा कहते हैं। कहां पर? छत्तीसगढ़ में। एक आंसर भी है, ये काफी ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, ये काफी बार पूछा गया है। द सेफेस्ट एंड डीपेस्ट पोर्ट ऑन कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट पर आंध्र प्रदेश में कौन सा पोर्ट है बेटा? कृष्णपट्टनम पोर्ट। इन द 1890s अ डिसीज कॉल्ड। 1890 में कौन सी बीमारी है जो कि साउथ अफ्रीका के अंदर काफी ज्यादा फैली थी? तो वो थी बेटा प्लेग या फिर रिंडरपेस्ट। ये जानवरों से रिलेटेड बीमारी थी। इन द एक्ट रिलेटेड टू इक्वल वेजेस। भैया बराबरी का, वेजेस का मतलब होता है सैलरी, एक प्रकार से मजदूरी मिलनी चाहिए। तो ये किसकी बात करते हैं हम? मैन एंड वुमेन विल बी पेड इक्वली। पुरुष और महिला दोनों को ही समान वेतन मिलना चाहिए। एवरेज इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड। जो एवरेज इनकम होती है इसी को हम पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला भी कई बार आपको एग्जाम में पूछा जाता है बेटा। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। ओके, आइए ट्रू फॉल्स के ऊपर आते हैं। टिस्को इज द लार्जेस्ट स्टील फैक्ट्री इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। टिस्को पूरे भारत की नहीं, अभी तो पूरे एशिया की सबसे बड़ी स्टील फैक्ट्री है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, आपको पता भी होगा, इसके बारे में सुना भी होगा। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट है, दोनों एक दूसरे का हाथ में हाथ लेकर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। एग्रीकल्चर कब चलता है? जब इंडस्ट्रीज में डेवलपमेंट होता है, नई नई इंडस्ट्रीज से, जैसे ट्रैक्टर हुआ या फिर नई नई मशीनें हुई, ड्रिल वगैरह हुई, सारी चीजें आई। और सेम एज इंडस्ट्रीज कब डेवलप होती है? इंडस्ट्रीज के अंदर हम भैया क्या करते हैं? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं?
फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, मतलब क्या, रॉ मटेरियल के रूप में काम आता है। तो दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, एक चलेगा तो दूसरा चलेगा, दूसरा नहीं चलेगा तो पहला भी नहीं चलेगा। स्मिथफील्ड वॉज द ओल्डेस्ट क्लॉथ मार्केट इन लंदन। क्या स्मिथफील्ड लंदन का सबसे पुराना मार्केट है? नहीं, फॉल्स। मार्टिन लूथर वॉज वन ऑफ द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर। प्रोटेस्टेंट के रिफॉर्मर्स थे मार्टिन लूथर, बिल्कुल सही। द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन 1885। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो आज हाथ का पंजा राहुल बाबा, ठीक है, कब बनी थी वो पार्टी? 1885 में बनी थी, बिल्कुल सही बात है। मतलब देश की सबसे पुरानी पार्टी में से आप एक की पार्टी कह सकते हो। आइए, मैच द करेक्ट पेयर। ये तो काफी ज्यादा इजी आई थी। चलिए, सबसे फर्स्ट देके रखा है हमें गुलामगिरी। गुलामगिरी नाम की पुस्तक ज्योतिबा फुले ने लिखी थी। इंग्लैंड जो है, यहाँ पर बेटा कौन सा धर्म सबसे ज्यादा पाया जाता है? क्रिश्चियन धर्म पाया जाता है, इसलिए क्रिश्चियनिटी। रिपब्लिकन पार्टी कहां पर है? अमेरिका के अंदर। बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सा होता है? डेमोक्रेसी एक सही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। डेमोक्रेसी इज रिस्पॉन्सिबल। डेमोक्रेसी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बेटा? तो डेमोक्रेसी रिस्पॉन्सिबल है एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट के लिए। किसके लिए? लेजिटिमेट का मतलब होता है एक वैध सरकार के लिए। 100 डेज ऑफ गारंटी स्कीम, 100 दिवस का गारंटी से काम किसमें दिया जाता है? मनरेगा में दिया जाता है। इसको मनरेगा भी बोलते हैं हम, या फिर एमजी नरेगा भी बोलते हैं। अभी इसका नाम चेंज होकर एमजी नरेगा हो गया, मतलब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सर्विसेज ऑफ डॉक्टर, टीचर, लॉयर, लेबर, ये सारी सारी सर्विसेज कौन से सेक्टर के अंदर में आती है? तो ये सब के सब क्या प्रदान करते हैं? सेवा प्रदान करते हैं। टीचर कोई चीज नहीं बेचता है, डॉक्टर कोई चीज नहीं बेचता है, लॉयर कोई चीज नहीं बेचता है। ये क्या करते हैं? अपने नॉलेज को यूज करते हैं, अपने एक्सपीरियंस को यूज करते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और सर्विस सेक्टर हमारा कौन सा सेक्टर होता है? टर्शियरी सेक्टर होता है। हु इशूज करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। भारत के अंदर नोट छापने का अधिकार किसके पास है और किसके बिहाफ पर नोट छापता है? तो राज्य केंद्र सरकार के बिहाफ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश में नोट छापता है। आप नोट के ऊपर भी देखना, वहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा रहता है और गवर्नर के साइन रहते हैं। वेन एंड हु एस्टेब्लिश ग्रामीण बैंक इन बांग्लादेश। बांग्लादेश के अंदर ग्रामीण बैंक की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी मोहम्मद यूनुस जी ने 1970 में। और ये काफी सक्सेसफुल बैंक हुआ, क्यों? क्योंकि इन्होंने काफी सारे गरीब लोगों को लोन प्रदान करा, महिलाओं को लोन प्रदान करा, छोटे छोटे लोन्स प्रदान करे, और ये अपने आप में एक सक्सेसफुल बैंक हुआ। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट बाय मल्टीनेशनल कंपनीज। जब कोई ऐसी कंपनी जो कि एक से अधिक देशों में व्यापार करती है, ऐसी कंपनी आपके देश में ही व्यापार करेगी, तो वह कंपनी कहा कि फॉरेन की है, इसके लिए क्या कहलाएगा? फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। देख रहे हो मतलब कितने सिंपल सिंपल और सारे सारे क्वेश्चन आए। व्हाट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कॉल्ड इन शॉर्ट। शॉर्ट में हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं? तो इट इज डिफाइंड एज डाइवर्स सेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल टूल्स। यहाँ पर हम टेक्नोलॉजिकल टूल्स को डाइवर्स रूप में यूज करते हैं। रिसोर्सेज जो होते हैं उनको हम ट्रांसमिट, स्टोर, एक्सचेंज कर सकते हैं। व्हाट इज द मोटो ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो कि 1995 में स्टेब्लिश हुआ था, इसका मेन मोटो क्या है? इसका मेन लक्ष्य क्या है? लिबरलाइजिंग इंटरनेशनल ट्रेड। अंतरराष्ट्रीय व्यापार को हमें सरल करना, उदार करना ही क्या है इनका मकसद या इनका मोटो है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज मीन बाय सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन से आप क्या समझते हैं? द डेनुडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन। मतलब सिंपल भाषा में मिट्टी की ऊपरी परत का बहकर चल जाना हवा से या पानी से क्या कहलाता है? सॉइल इरोजन कहलाता है। इसको हिंदी में मृदा अपरदन कहते हैं। व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू कंट्रोल सॉइल इरोजन। मिट्टी मृदा अपरदन को, या फिर जो मिट्टी बहकर जाती है, इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं पहाड़ी इलाके में? तो पहाड़ी इलाके में हम बेटा तीन प्रकार की चीजों को अपना सकते हैं, या तीन प्रकार से खेती कर सकते हैं। सबसे पहले काउंटर फ्लोइंग, सेकंड स्ट्रिप फार्मिंग, थर्ड टेरेस फार्मिंग। वाई जूट इज कॉल्ड गोल्डन फाइबर। जूट को हम सुनहरा रेशा या गोल्डन फाइबर क्यों कहते हैं? तो भैया जो जूट होता है वो इंडिया के अंदर भैया एक ऐसा शाइन है जो कि गोल्ड जैसा दिखता है। इट्स फाइबर शाइन्स लाइक गोल्ड, गोल्ड जैसा दिखता है। ये इनएक्सपेंसिव है, इसका उपयोग काफी ज्यादा होता है, व्यापार के रूप में इसका इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है, इसीलिए इसको हम गोल्डन फाइबर कहते हैं। राइट द नेम ऑफ अ फूड क्रॉप ऑफ इंडिया। भारत की फसलों के नाम बताएं और रीजंस बताएं। तो भैया सबसे पहले हम जगह बता दें, कर्नाटक हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये मेजर जगह है जहां पर क्या बोलते हैं मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है। पल्सेस की बात करें तो इंडिया की जान है ये, मतलब एक प्रकार से, क्योंकि इंडिया की पल्सेस पूरे वर्ल्ड में क्या है? फेमस है। इंडिया बिगेस्ट प्रोड्यूसर, साथ साथ
बिगेस्ट कंज्यूमर भी है। ठीक है, वेजिटेरियन एरिया की अगर हम बात करें तो प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है, जैसे तुअर दाल हुई, उड़द हुआ, मूंग हुआ, मसूर हुआ, मटन हुए, ग्राम हुए, ये सारी सारी मिनरल पल्सेस कहां पर उगाई जाती है बेटा? भारत में उगाई जाती है। ठीक है, चलिए, और उपयोग भी की जाती है, उपभोग भी की जाती है। व्हाट इज मीन्ड बाय बेसिक इंडस्ट्रीज? बेसिक इंडस्ट्री से आप क्या समझते हैं? तो बेसिक इंडस्ट्रीज वह इंडस्ट्रीज होती है जो कि क्या करती है बेटा, कच्चा माल जो होता है, रॉ मटेरियल जो होता है, उसको बनाने का काम करती है, और यही कच्चा माल जो है फिर आगे जाकर कई सारी फैक्ट्रीज, कई सारी इंडस्ट्रीज में काम में आता है, जहां पर फिनिश गुड्स बनता है। व्हाट एक बेसिक इंडस्ट्री का नाम, एग्जाम्पल के लिए यहां पर लिखा नहीं है, कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे मुझे बेसिक इंडस्ट्री के एग्जाम्पल को लिखकर बताएं क्या हो सकता है। यहां पर मैं आपको शो कर देता हूं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। जो भी बच्चे वीडियो को वॉच करें, वीडियो एंड तक देखें, यहाँ पर हम एक एक क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे ताकि आपको याद करने में इतनी आसानी रहे। और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में कॉपी पेस्ट ऐप की लिंक है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अगर इसके बाद भी अगर आप नहीं पा रहे हैं तो ये नंबर में लिख रहा हूं, इस नंबर पर या फिर इस वाले नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, अपनी जितनी भी क्या बोलते हैं नेम, स्कूल का नेम और क्लास और अपनी सिटी, ये चार चीज लिखे तो वहां पर आपको पीडीएफ इसकी अवेलेबल हो जाएगी। ओके, चलिए, व्हाट आर द एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज इन इंडिया? भारत में एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है? तो ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड करती है वो है कॉटन की, सिल्क की, वूल की, टेक्सटाइल की, कपड़ों की, जूट की, रबर की, शुगर, टी, कॉफी, या फिर ऑयल जो कि हम खाते हैं, एडिबल ऑयल्स, ये सारी सारी इंडस्ट्रीज इस पर बेस है, सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकल एंड इंटरनेशनल ट्रेड? लोकल ट्रेड और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में क्या अंतर है बेटा? तो लोकल ट्रेड वह ट्रेड होती है जहां पर एक ही प्रकार की करेंसी चलती है, सिर्फ भारत के अंदर जो व्यापार होता है वो कौन सा ट्रेड होगा? लोकल ट्रेड होगा। ठीक है, सेम एज अगर आप बात करेंगे लेबर और कैपिटल, यहाँ पर क्या है, मूविंग है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। लेकिन जब हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग करेंसीज चलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे अमेरिका से व्यापार करना है तो यहाँ डॉलर का ट्रेड होगा, अगर मुझे दुबई से ट्रेड करना है तो वहां पर यूरो लगेगी, अगर मुझे चाइना से ट्रेड करना है तो वहां पर येन लगेगी। यहाँ पर लेबर और कैपिटल इतनी जल्दी मूवमेंट नहीं होता है। क्लियर हुआ ये चीज? चलिए, व्हाट इज मीन बाय प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना? आपने नाम भी सुना होगा, यह वह प्रोजेक्ट है जिसके तहत गांवों को या फिर शहरों को, मेजर सिटीज को रोडों से क्या किया जाता है बेटा, जोड़ा जाता है। व्हाट इज जोल्वेरिन? जोल्वेरिन क्या है? तो जोल्वेरिन एक ग्रुप है बेटा जो कि 1834 में बनाया गया था। इसका मतलब, इसका मकसद क्या था? तो इसके अंदर जितने भी जर्मन के स्टेट्स थे वो सब मिले हुए थे। इसके अंदर क्या होता था, पहले एक बॉर्डर से जब आप दूसरे बॉर्डर के ऊपर जाते थे तो वहां पर वो लोग टैक्स लेते थे, अलग अलग प्रकार की करेंसी। उस टाइम पर जर्मनी के अंदर अकेले 30 प्रकार की करेंसी चलती थी। तो 30 प्रकार की करेंसी को इन्होंने कम करके कितनी करेंसी कर दी? दो करेंसी कर दी। और जितने भी प्रकार के अलग अलग टैक्स लगाए जाते थे, टेरिफ लगाए जाते थे, उन सबको अबॉलिश कर दिया। अबॉलिश का मतलब होता है हटा दिया, रिड्यूस कर दिया। और करेंसीज घट के 30 से कितनी हो गई? दो हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। व्हाट इज मीन बाय नेपोलियनिक कोड? नेपोलियनिक कोड क्या होता है? तो नेपोलियनिक कोड 1804 यूजुअली नोन एज सिविल कोड, ये सिविल कोड के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सबसे बड़ा मेन चीज जो की गई थी वो क्या की गई थी, जन्म के आधार पर जितने भी अधिकार मिलते थे वो सब के सब खत्म कर दिए थे नेपोलियन ने। और साथ ही साथ नेपोलियन ने कानून सबके लिए क्या कर दिया था, एक समान कर दिया था। अब प्रॉपर्टी का अधिकार हर एक व्यक्ति को मिल गया था। और ये कोड जो है फ्रांस व उसके आसपास के एरिए या फिर जो भी नेपोलियन के अंडर में आते थे वो सभी जगहों पर इसको क्या कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। Why did गांधी जी डिसाइडेड टू विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस लेने का फैसला क्यों लिया? भैया गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस इसलिए लिया क्योंकि चोरी चोरा नामक गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट जो कि आज की उत्तर प्रदेश में आता है, जहां पे योगी जी का नाम चलता है, चोरी चोरा एक जगह थी जहां पर क्या बोलते हैं हमारा आंदोलन चल रहा था। तो कुछ पुलिस वालों ने थोड़ा सा क्राउड के ऊपर गुस्से में फायरिंग वायरिंग कर दी। तो जो हमारी पब्लिक थी वो थोड़ी सी गुस्से में आ गई। और क्या करा उन्होंने, उस पुलिस स्टेशन के ऊपर आग लगा दी। पुलिस स्टेशन में आग लगाने के कारण 22 पुलिसकर्मी जिंदा जला के दिए गए। अब गांधी जी हमारे अहिंसावादी, एक गाल दो दूसरा गाल आगे करें, और यहाँ पर तो लोगों ने क्या कर दिया, जिंदा जला दिया पुलिस वालों को। तो इसके कारण गांधी जी बहुत आहत हुए, और आहत होने के कारण, दुख होने के कारण, कि उनको ऐसा लगा कि यार ये मूवमेंट जो है नॉन वायलेंस की तरफ जा रहा है, वायलेंस की तरफ जा रहा है, मतलब अहिंसा से हिंसा की तरफ जा रहा है। इसके लिए गांधी जी ने इस मूवमेंट को क्या कर लिया बेटा, वापस लेने का फैसला लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। व्हाट वाज रॉलेट एक्ट एंड व्हेन वाज इट मेड? रॉलेट एक्ट कब
क्या था और कब ये बना था। तो रॉलेट एक्ट की बात करें तो भैया अंग्रेजों द्वारा एक बनाया गया एक कानून था, और ये कानून बहुत ही गरीब कानून था। कहने का मतलब ऐसा कि मुझे ऐसा लगता है कि भविष्य में आप कुछ गलती कर सकते हो, इसके लिए मैंने क्या कर दिया, आपको जेल में पीछे डाल दिया। अंग्रेज क्या, शिक्षक के बिहाफ पर किसी भी व्यक्ति को अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल सकते थे। ये कानून 1919 में आया था, गांधी जी ने इसका काफी ज्यादा विरोध करा था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। व्हाट इज मीन्ड बाय कॉर्न लॉ? कॉर्न लॉ से हम क्या समझते हैं? कॉर्न लॉ मतलब भैया भुट्टे का कानून, मेज का कानून। तो अंग्रेजी सरकार ने क्या कर दिया था, विदेशों से जो बड़े बड़े हमारे यहाँ के लैंड ऑनर्स थे या फिर जो बड़े बड़े व्यापारी थे, इन्होंने अंग्रेजी सरकार के ऊपर दबाव बनाया कि आप विदेश से क्या नहीं मंगवाए, मेज ना मंगवाए। मेज का मतलब क्या होता है, भुट्टा ना मंगवाए। इससे क्या होने लगा भैया, अंग्रेजी सरकार ने इंपोर्ट के ऊपर क्या कर दिया, बैन कर दिया। इसी को हम कॉर्न लॉ बोलते हैं। व्हाट इज मीन बाय इंपोर्ट ड्यूटी? इंपोर्ट ड्यूटी से आप क्या समझते हैं? इंपोर्ट ड्यूटी मतलब सिंपल सी भाषा में, जब आप विदेश से किसी भी सामान को मंगाते हो, व्हेन वी बाइज गुड्स, जब हम विदेश से किसी सामान को परचेस करते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर जो टैक्सेस हम पेड करते हैं, उस ड्यूटीज को हम इंपोर्ट ड्यूटी कहते हैं। इंपोर्ट ड्यूटी एक्चुअल में कहां पर होती थी, बॉर्डर हुआ या फिर हमारे समुद्र के पोर्ट हुए या एयरपोर्ट हुए, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पेड करते हैं। व्हाट इज वर्नेकुलर प्रेस एक्ट? वर्नेकुलर प्रेस एक्ट क्या होता है एंड व्हेन वाज इट मेड? तो वर्नेकुलर प्रेस एक्ट जो है वो 1878 में हुआ था बेटा स्टार्ट। अब ये एक आयरिश प्रेस लॉ है। इसके तहत क्या हुआ कि उस समय अंग्रेजों ने देखा कि भैया भारत के काफी ज्यादा लोगों ने पेपर छापना चालू करी और पेपर के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ चीजें लिखना चालू करी है। तो इसके लिए अंग्रेजों ने इस कानून को लेकर आए थे। इसके तहत यह होने लगा कि भैया अगर कोई भी न्यूज़पेपर वाला कोई भी ऐसी चीज लिखता है जो कि अंग्रेजों के खिलाफ है, तो उसको एक वार्निंग दी जाएगी, और वार्निंग के बाद भी अगर उस वार्निंग को इग्नोर करता है तो उसकी मशीनरी, उसकी प्रिंटिंग प्रेस को बंद कर दिया जाएगा, उसके सामान को जब्त कर लिया जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गाथा गीत? गाथा गीत का मतलब क्या होता है, देखो नाम से क्लियर है, गाथा गीत। तो यहाँ पर जो हमारे वॉरियर्स होते हैं, इनके हम गाने गाते हैं, फोक सॉन्ग गाते हैं, रिसाइट करते हैं और उसको एक दूसरे को क्या करते हैं, सुनाते हैं। जैसे खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी, या फिर महाराणा प्रताप के ऊपर कई सारे गीत हैं, तो वो सारे सारे क्या है, गाथा गीत। क्लियर हुआ ये चीज? व्हाट इज द वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर? भारत के अंदर वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर क्या होता है? तो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर जो होता है भारत के अंदर, वो 3 लेवल्स के अंदर डिवाइड होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। क्लियर हुआ ये चीज? हॉरिजॉन्टल क्या होता है? तो हॉरिजॉन्टल वो होता है जिसके अंदर पावर 3 अलग अलग भाग, मतलब गवर्नमेंट के 3 अलग अलग अंग होते हैं जिसमें पावर बैठा था, तीनों के पास समान पावर होता है और तीनों एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। यहाँ पर कौन कौन से होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। क्लियर हुआ चीज? इन 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो ये होगा हॉरिजॉन्टल। और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट कौन सा हो जाएगा, वर्टिकल। क्लियर हुआ चीज? ये तीनों इस लेवल में आते हैं, मतलब तीनों की शक्तियां समान है लगभग। यहाँ पर ये तीनों आते हैं, इधर पावर हाई, इधर कम है और नीचे वाले में और कम है। क्लियर हुआ ये चीज? What political parties write the name of any two national political parties? पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है और इनके दो पार्टी के नाम, तो दो मेजर पार्टी के नाम तो सब बच्चे जानते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो आम आदमी पार्टी लिख सकते हो, नेशनल पीपल्स पार्टी लिख सकते हो। पॉलिटिकल पार्टी वह होती है जहां पर ग्रुप ऑफ पीपल, कई सारे लोग एक साथ एक पॉलिसी के ऊपर, एक बात के ऊपर, या फिर उन सबका मकसद या उन सबका गोल या उन सबका सोचने का तरीका एक ही होता है, वो सब लोग जब साथ में मिलकर इकट्ठे होकर एक पार्टी बनाते हैं और इलेक्शन लड़ते हैं, उनका लक्ष्य एक ही होता है, उसको हम क्या कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। व्हाट इज मीन बाय एफिडेविट? एफिडेविट क्या है? तो एफिडेविट एक डॉक्यूमेंट है बेटे जो कि चुनाव के पहले दिया जाता है। इसकी फॉर एग्जांपल कि अपन ऐसा मान लेते हैं कि मुझे चुनाव में खड़ा होना है, तो मैं क्या करूंगा बेटे, चुनाव के पहले चुनाव आयोग जो होता है, इलेक्शन कमीशन जो होता है, उनके पास जाकर क्या करूंगा बेटा, प्रॉपर एक मेरी पूरी पर्सनल इंफॉर्मेशन उसके अंदर प्रोवाइड करूंगा कि मेरा नाम क्या है, मेरा आधार क्या है, मैं कहां तक पढ़ा लिखा हूं, मेरी कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी इनकम है, मेरे बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, मेरे पास कितनी गाड़ियां है, कितनी प्रॉपर्टीज है, ये सारी चीजें, मेरी पूरी पर्सनल डिटेल्स, मेरे ऊपर कितने केस चल रहे हैं, ये सारी चीजें उस एफिडेविट के अंदर लिखकर मैं इलेक्शन कमीशन को सबमिट करूंगा। तो एक क्या होता है, साइन डॉक्यूमेंट होता है जो कि व्यक्ति खुद करता है। क्लियर हुआ ये चीज? चलिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट? डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट से आप क्या समझते हैं? तो डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट एक वह सिचुएशन है जिसमें जितने लोगों की आवश्यकता है उससे ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए 5 लोग काम है, 10 लोग काम कर रहे हैं, तो आप उसमें से 5 लोगों को हटा भी दोगे तो काम पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। व्हाट इज सर्विस सेक्टर? सर्विस सेक्टर से आप क्या समझते हैं, इसका आप एग्जांपल दीजिए। तो सर्विस सेक्टर मतलब टर्शियरी सेक्टर ही होता है। सर्विस सेक्टर वह सेक्टर होता है जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को मदद प्रदान करता है। एग्जाम्पल के लिए ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। काफी सारे बच्चे वीडियो को वॉच जरूर कर रहे हैं परंतु वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, तो सही बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को वॉच करने के साथ साथ वीडियो को आप लाइक भी करें और
अगर चैनल पे नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लास 10 का नया नया मटेरियल आपको मिलता रहेगा। डिस्क्रिप्शन में हमारे कोचिंग सेंटर के ऐप की लिंक है, जहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारे मॉडल पेपर के सॉल्यूशंस, प्रैक्टिस पेपर हुआ और कई सारे नए नए चीजों का सॉल्यूशंस, वीडियो फॉर्म वगैरह सारी चीज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज मीन बाय बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम से आप क्या समझते हैं? राइट विद एग्जांपल। तो बार्टर सिस्टम एक मेथड है, ठीक है, व्यापार की, इसके अंदर हम गुड्स और सर्विस को क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं, परंतु यहां हम पैसों का प्रयोग नहीं करते, किसी और चीज का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि भैया अ शू मेकर ट्रेडिंग पेयर ऑफ शूज फॉर व्हीट फ्रॉम फार्मर। भैया मैंने एक हाथ शूज दिए और एक हाथ क्या लिए? गेहूं लिए। इस प्रकार से गांव में आपने देखा होगा आज भी क्या करते हैं वो लोग? सब्जी के बदले गेहूं देते हैं। तो वो क्या एक बार्टर सिस्टम है, क्योंकि वहां पर हम एक्सचेंज करने के लिए, आदान प्रदान करने के लिए पैसों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। वेरी वेल। व्हाट इज मनी? मनी क्या है? पैसा क्या है? तो पैसा एक वह करेंसी है या फिर वह कमोडिटी है जिसके माध्यम से हम किसी भी सर्विसेज को, गुड्स को खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, और इसको हर एक व्यक्ति क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। क्लियर हुआ ये चीज? पैसों के दो काम, एक तो ये एक्सचेंज के काम में आता है, दूसरा इसको हम मेजर ऑफ वैल्यू, इसको हम माप सकते हैं, इसके 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए, इसको हम स्टोर करके रख सकते हैं, हमारे पास इकट्ठा करके रख सकते हैं। इन हाउ मेनी पार्ट्स द फॉरेस्ट इन इंडिया आर डिवाइडेड? भारत के अंदर जंगल जो है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है? तो भैया भारत के अंदर जो जंगल है वो मेजर 3 पार्ट में डिवाइडेड है। नंबर 1 इज रिजर्व्ड फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट कौन से फॉरेस्ट होते हैं? तो भैया भारत का जो 50% हिस्सा है वो कौन सा है? रिजर्व फॉरेस्ट है। एग्जाम्पल के लिए जम्मू कश्मीर हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, ये सब के सब क्या है? रिजर्व फॉरेस्ट है। क्लियर हुआ ये चीज? तो पूरे भारत के अंदर जितने भी जंगल है उसका 50% हिस्सा कौन सा है? रिजर्व फॉरेस्ट। दूसरा प्रोटेक्टेड। देखो नाम से क्लियर है, प्रोटेक्टेड मतलब जिसको सरकार ने क्या कर दे रखी है बेटा? प्रोटेक्शन प्रदान करके रखी है। तो पूरे भारत का 1/3 एरिया जो है, कितना एरिया? 1/3 एरिया, वो क्या है बेटा? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। एग्जाम्पल के लिए हमारा बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उड़ीसा, राजस्थान, ये सब कैसे फॉरेस्ट है? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। और तीसरा अनक्लास्ड। अनक्लास्ड फॉरेस्ट वो है जो कि अभी वेस्टलैंड है, जो कि रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अलावा जो फॉरेस्ट है वो सब के सब क्या हो जाएगा? अनक्लास्ड हो जाएगा। ये कहां पर है? तो ये मैक्सिमम पाया जाता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर या फिर गुजरात के अंदर। क्लियर हुआ ये चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ द फ्लोरा एंड फोना आर बिंग हार्म ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज? भैया ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण फ्लोरा और फोना किस प्रकार से हार्म किए जा रहे हैं? तो सबसे पहले इसको नहीं पता फ्लोरा और फोना क्या होता है। एक का मतलब पेड़ पौधे और एक का मतलब जीव जंतु। तो भैया सबसे पहला हमने बताया डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। तो मैं आपको समझाता हूँ डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है। तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है भैया फॉरेस्ट को काटना। हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा? कई सारे पेड़ों को काट रहे हैं एग्रीकल्चर लैंड्स के लिए, इंडस्ट्रीज बनाने के लिए, घर बनाने के लिए। इससे क्या हो रहा है? कई सारे पेड़ पौधों के जो घर है वो क्या हो रहे हैं? बर्बाद हो रहे हैं। कई सारे जो जीव जंतु उनके घर क्या हो रहे हैं? बर्बाद हो रहे हैं। तो इससे कई सारे एनिमल, कई सारे प्लांट क्या होते जा रहे हैं? विलुप्त होते जा रहे हैं, समाप्त होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण जो है वो है पॉल्यूशन। आज एयर पॉल्यूशन हुआ, वाटर पॉल्यूशन हुआ, मिट्टी का सॉइल पॉल्यूशन हो गया, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, केमिकल वेस्ट हो गया। इससे कई सारे प्लांट्स और एनिमल्स क्या हो रहे हैं? धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। इससे हमारा पूरा इकोसिस्टम खराब हो रहा है। हमारा जो फूड चेन है वो क्या हो रहा है? खराब हो रहा है। और पूरी वाइल्ड लाइफ क्या हो रही है? खराब हो रही है, नष्ट हो रही है। थर्ड जो सबसे बड़ा रीजन है वो क्या है बेटा? क्लाइमेट चेंज। आज आप देखेंगे भारत के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यही मेजर रीजन है। ह्यूमन की एक्टिविटीज, इंसान जो है वो फॉसिल फ्यूल्स वगैरह को चला रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, इसके कारण काफी ज्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। आपने दिल्ली का नाम तो सुना ही होगा, सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी ऑफ एशिया दिल्ली है। मतलब इतनी वहां पर अगर कोई व्यक्ति जीता है तो ऑब्वियसली बात है 10 साल उसके जीवन के ऐसे ही अपने आप क्या हो गए? खराब हो गए। तो क्लाइमेट चेंज आज एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। इससे हमारे टेम्परेचर में प्रॉब्लम आ रही है, कई सारे हैबिटेट खत्म हो रहे हैं, जो इन्वायरमेंट से वो क्या हो रहा है? खत्म हो रहे हैं। कई सारे स्पीशीज हुए, कई सारे जीव जंतु, उनके लिए जीवन जीना भी क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, व्हाई डिड द वुमन वर्कर्स ऑफ ब्रिटेन अटैक द स्पिनिंग जेनी मशीन्स? राइट विद रीजंस। तो भैया जो वुमन वर्कर्स थी ब्रिटेन की, उन्होंने स्पिनिंग जेनी नाम की मशीन के ऊपर क्यों अटैक कर दिया? अब मुझे नहीं पता कि बेटा मशीन को कौन जाके अटैक करता है, पर महिला है, कुछ भी कर सकती है। आइए अब हम बात करते हैं। सबसे पहला रीजन कि उन्हें डर था कि भैया उनकी जो जॉब्स थी वो सारी की सारी जॉब्स क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि स्पिनिंग जेनी के माध्यम से अब जो मैनुअल लेबर था वो धीरे धीरे कम होने लगा था और मशीन के माध्यम से काम होने लगा था। इसके लिए महिलाएं डरी हुई थी। दूसरा इकोनॉमिक थ्रेट, क्योंकि उनको भैया पैसों के आधार पर भी डर था, क्योंकि उनको पता था कि अगर मशीन आएगी तो हमारा काम जाएगा, हमारा काम जाएगा तो हमारी इनकम क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इनकम अगर कम होगी तो हम ढंग से जीवन यापन नहीं कर पाएंगे, हमारे पास पैसा नहीं आएगा। फियर ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस,
और महिलाओं को डर था कि अगर टेक्नोलॉजी इसी प्रकार से बढ़ती रही तो हमारे जो क्राफ्ट है, हमारे जो स्किल्स है, हमारी जो कला है, सब धीरे धीरे क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी और हमारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी और हर एक व्यक्ति काम किससे करेगा, मशीनों से ही करेगा। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेपलर, फूलर एंड कार्डिंग। स्टेपलर वह व्यक्ति होता है जो कि वूल को सॉर्ट करता है, अलग अलग करता है फाइबर्स को। फूलर वह व्यक्ति होता है जो कि गैदर करता है, प्लीट करता है। कार्डिंग का मतलब वो होता है वह व्यक्ति जो कि स्पिन करता है वूल को। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्क्राइब थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आप पे सोने का सुहागा होता है। मतलब 3 नंबर का क्वेश्चन कितना छोटा सा है। डिस्क्राइब थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल सिस्टम वह सिस्टम होती है जहां पर 2 टायर सरकार होती है भैया। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी विशेषता क्या होती है? सबसे पहली विशेषता, यहाँ पर जो पावर होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है बेटा। किस किस में? एग्जीक्यूटिव में, जुडिशियरी में और लेजिस्लेचर में। यहाँ पर नेशनल गवर्नमेंट के पास और प्रोविंशियल गवर्नमेंट दोनों के पास ही क्या होती है, पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है, शेयर होती है। यहाँ पर गवर्नमेंट के डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं। ये इनकी 3 विशेषताएं। फेडरल सिस्टम की अगर हम बात करें बेटा तो यहाँ पर पावर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में क्या होती है, डिवाइड होती है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा पावर किसके पास होगी? इलेक्टेड ऑफिशियल्स, जिनको लोगों ने चुना हो। चलिए, इन इंडिया लेजिस्लेटिव पावर्स हैव बीन डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। भारत के अंदर सरकार ने ताकतों को बांट के रखा है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में। तो जी हाँ, लेकिन भारत के अंदर यह 3 प्रकार की लिस्ट है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। तो पहली चीज तो भैया हमारे संविधान के अंदर ही सरकार ने एकदम क्लियरली मेंशन करके रखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर क्या है, स्टेट गवर्नमेंट की पावर क्या है, या कॉन्करेंट लिस्ट क्या है। तो हमारे भारत के अंदर ऐसे कितनी? 3 लिस्ट है। संविधान के हिसाब से कितनी लिस्ट है? 3 लिस्ट। 3 लिस्ट कौन कौन सी है? सबसे पहली लिस्ट का नाम है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट किसके लिए बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। किसके लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। तो इसके अंदर जो राष्ट्र के मुद्दे होते हैं, जैसे कि फॉरेन अफेयर्स हुआ, बैंकिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, करेंसी हो गया, डिफेंस हो गया, ये सब के फैसले कौन लेता है? सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। स्टेट गवर्नमेंट मतलब भैया स्टेट की सरकार, राज्य सरकार के पास किस किस के? तो ट्रेड से रिलेटेड, व्यापार से रिलेटेड, खेती से रिलेटेड, इरिगेशन से रिलेटेड कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है। और कुछ होती है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट वह लिस्ट होती है जिसके अधिकार दोनों के पास है। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन की पॉलिसी दोनों बना सकते हैं। जिसकी फॉर एग्जाम्पल सीबीएसई जो है, आपको पता होगा वो किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है। एमपी में एमपी गवर्नमेंट का है, यूपी में यूपी गवर्नमेंट। तो एजुकेशन अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। मैरिज की पॉलिसीज अपने हिसाब से बना सकते हैं। फॉरेस्ट अपने हिसाब से आप अपने अपने नियम बना सकते हैं। ठीक है, सक्सेशन के अपने आप से नियम बना सकते हैं। तो यहाँ पर कॉन्करेंट लिस्ट वह लिस्ट होती है जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही मिलकर अपने अपने अलग अलग नियम बनाती है। क्लियर हुआ ये चीज? राइट 4 रीजन फॉर द फेलियर ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट के फेल होने के 4 कारण आप हमें बताइए। सबसे पहला कारण क्या था भैया फेल होने का? रेप्रेशन बाय द ब्रिटिश। जो अंग्रेज सरकार थी वो काफी बेदर्दी से क्या कर रही थी, हमारे आंदोलनों को नष्ट कर रही थी। उन्होंने हमारे जो मुख्य नेताओं थे, जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इन सबको क्या कर लिया था? जेल में डाल दिया था, जिससे आंदोलन क्या होने लगा? वीक होने लगा। लेक ऑफ मास पार्टिसिपेशन, काफी ज्यादा बड़ी मात्रा में भीड़ भीड़ ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं करा, क्योंकि कई सारे लोग डरे हुए थे अंग्रेजों के दबाव के कारण, क्योंकि अंग्रेज बड़ी पूरी तरीके से क्या कर रहे थे, आंदोलन को कुचल रहे थे। साथ ही साथ कई सारे लोग लोकल मुद्दों के ऊपर आंदोलन लड़ने में ज्यादा बिजी थे। लीडरशिप डिस्ट्रक्टेड। अब यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या क्या है भैया? जो लीडरशिप थी, जो ऑर्गेनाइजेशन था, वो काफी ज्यादा वीक था, क्योंकि मेजर लीडर्स तो पहले ही जेल में जा चुके थे। तो लोगों तक अच्छे से बात नहीं जा पा रही थी पूरे। और ये आंदोलन सब जगह फेल नहीं पा रहा था। वर्ल्ड वॉर टू कॉन्टेक्स्ट। ऑब्वियस बात है, आप सभी को पता होगा 1942 से 1945 में वर्ल्ड वॉर चल रहा था और क्विट इंडिया मूवमेंट वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड पर भी चल रहा था। तो काफी ज्यादा लोगों का जो माइंड था वो किस तरफ चल गया? वॉर की तरफ फोकस हो गया, जिसके कारण ये मूवमेंट काफी ज्यादा क्या हो गया? स्लो हो गया, क्योंकि अंग्रेज इस मूवमेंट के ऊपर इतना ज्यादा ध्यान भी नहीं देते थे। उनका पूरा का पूरा ध्यान किधर था? वॉर लड़ने के ऊपर था। आई थिंक ये हमारा लास्ट। इसके बाद 2 क्वेश्चन हो रहे हैं। रिपोर्ट ऑन द फॉलोइंग फॉर द न्यूज़पेपर: सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और जालियांवाला बाग मासिक। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है बेटा, वो सिंपल सी वाइस रॉय लॉर्ड इरविन जो थे उस वक्त भैया, इनके सामने गांधी जी जाके 11 डिमांड रखी। देखो नाम से क्लियर, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन। मतलब विनम्रता पूर्वक हम आपकी बात की अवहेलना करते हैं। गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को जाके बोला कि भैया 11 शर्तें हैं, आप मेरी शर्त को मान लो। अगर आपने शर्त को नहीं माना तो हम आंदोलन चालू कर देंगे। ठीक है, और इसमें एक मुख्य शर्त क्या थी? सॉल्ट टैक्स, जो नमक के ऊपर कानून लगता था उसको क्या करना था? खत्म करना था, क्योंकि नमक एक ऐसी चीज थी जो कि अमीर गरीब सबके द्वारा यूज किया जाता था। ठीक है,
तो कांग्रेस ने डिमांड करी, परंतु उन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया अंग्रेजों ने। लॉर्ड इर्विन बोलते जाओ हम आपकी बात नहीं मानते। तो 11 मार्च को गांधी जी ने आंदोलन चालू कर दिया। अब इसको सॉल्ट मार्च गांधी जी ने चालू करी। ये सॉल्ट मार्च गांधी जी ने 78 उनके वॉलंटियर के साथ चालू करी थी। 240 मील की दूरी थी। ठीक है, साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा चलाई गई। 6 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंचे। दांडी में क्या करा उन्होंने, नमक बनाकर इस कानून को तोड़ा, और साथ ही साथ वहां पर पानी को उबालकर नमक बनाया, जिससे अंग्रेजों का कानून टूटा। और इसके देखे देखे पूरे देश में कई सारे लोगों ने इस कानून को क्या करा, तोड़ना चालू करा। अब इसकी विशेषता क्या थी, पूरे देश में ये अर्बन एरियाज तक क्या था, रिस्ट्रिक्टेड था। मतलब भैया अर्बन लोगों ने इसमें काफी ज्यादा बढ़ चढ़कर क्या करा, हिस्सा लिया। गाँव में भी बढ़ चढ़ हिस्सा हुआ। पीपल रूरल के जो थे उन्होंने इसमें काफी बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करा। लार्ज नंबर महिलाओं ने काफी ज्यादा मात्रा में पार्टिसिपेट करा। कई सारे लोगों ने नमक कानून को इसमें तोड़ा। क्लोथ जो थे इनको अबॉलिश कर दिया। विदेशों से कपड़ा आना क्या हो गया, कम हो गया। सरकारी टाइटल्स वगैरह जो थे वो सब खत्म हो गए। और ये पूरा का पूरा आंदोलन किसके ऊपर फोकस था, नॉन वायलेंस के ऊपर। जालियांवाला बाग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जालियांवाला बाग आप सबको पता है 1999 की बात है बेटा। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को पंजाब में रॉलेट एक्ट के साथ क्या कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया। रॉलेट कानून अभी अपन ने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। अंग्रेजों को अगर लगता है कि ये व्यक्ति भविष्य में गड़बड़ कर सकता है, तो पहले से ही वो क्या करते थे, व्यक्ति को जेल में डाल देते। तो यहाँ पे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, ये दो पंजाब के प्रोमिनेंट लीडर थे, इनको क्या कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया। तो अमृतसर में 13 अप्रैल की बात है। एक जगह है, एक गार्डन है, एक बाग है, उसका नाम है जालियांवाला बाग। वहां पर क्या हुआ, प्रोटेस्टर्स मिलकर बातचीत कर रहे थे। वहां पर बैसाखी का मेला भी लगा हुआ था। तो क्या हुआ, उस जो हमारे जनरल डायर थे, ये वहां पर आते हैं। जितने भी एग्जिट थे, सारे एग्जिट को इन्होंने क्लोज कर दिया और आकर अंधाधुंध गोलियां चलाना चालू करी। इसमें 700 से 800 के लोग समथिंग मारे गए और लगभग 2000 लोग इसमें क्या हुए बेटा, घायल हुए। लगभग 10 मिनट तक गोलियां चलाई गई और हजारों लोग इसमें क्या हुए, मारे भी गए और घायल भी हुए। इसके बाद हमारे देश के अंदर कई सारे बड़े बड़े लोगों ने जो अपने मेडल्स वगैरह थे वो सब क्या कर दिए, वापस कर दिए। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनका जो नाइटहुड का मेडल था वो वापस करा। गांधी जी को केसर हिंद का गोल्ड मेडल दिया गया था बोर वॉर का, वो भी गांधी जी ने क्या कर दिया, वापस कर दिया। चलिए लास्ट 2 क्वेश्चन। व्हाट इज इंटरनेशनल ट्रेड? इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, एक्सप्लेन द 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। तो इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें बेटा, तो सबसे पहली चीज में इंटरनेशनल ट्रेड वह ट्रेड होता है जिसमें 2 देशों की इन्वॉल्वेंसी होती है, कम से कम 2 देश चाहिए। ठीक है, अब 4 फैक्टर जो कि इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहला है लोकेशन। ऑब्वियस सी बात है, लोकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोकेशन एक ऐसी लोकेशन चाहिए, ये सब जहाँ पे ट्रेड रूट बड़ा आसानी, जहाँ पे आप व्यापार बड़ी आसानी से कर पाए। नेचुरल रिसोर्सेज, एक ऐसी जगह चाहिए जहां पर क्या बोलते हैं, उस कंट्री के पास नेचुरल रिसोर्सेज हो, साधन उपलब्ध हो, वहां का क्लाइमेट बहुत अच्छा हो, वहां पर लैंड कल्टीवेबल हो, फॉरेस्ट एरिया हो, मिनरल्स आसानी से उपलब्ध होते हो। ठीक है, ओशनिक कोस्ट, ओशन के पास हो। क्यों, क्योंकि भैया ओशन के अंदर कई सारे तो रिसोर्सेज मिलते हैं। दूसरा क्या, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना समुद्री तट से क्या होता है, आसान होता है। पॉपुलेशन डिफरेंशिएशन, भैया एक ऐसी जगह हो जहां पर उस प्रोडक्ट की डिमांड भी हो। जैसे इंडिया चाइना पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़े मार्केट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट की डिमांड काफी ज्यादा होती है। हर एक कंट्री, हर एक बड़ी कंपनी भारत के अंदर या चाइना के अंदर आना चाहती है। और इंटरनेशनल ट्रेड ऑब्वियस बात है, पीस रिलेटेड कैन बी डेवलप्ड। इससे क्या होता है, अगर आपके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार अच्छे होंगे तो इससे क्या होगा, देशों में युद्ध नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति बनी रहेगी। व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन? ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन की क्या मीनिंग्स है, इसके क्या एग्जांपल्स है, क्या व्यू में आइए इस स्टेटमेंट को हम समझते हैं। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हैव अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन द इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ एनी कंट्री। किसी भी देश की तरक्की में ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल अदा होता है। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या क्या चीजें आती है, रेलवेज आते हैं, रोडवेज आते हैं, वाटरवेज आते हैं, एयरवेज आते हैं। कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो कम्युनिकेशन मतलब बातचीत के साधन, तो पोस्टल सर्विस हो गई, टेलीकम्युनिकेशन, फोन, टेलीग्राम, दूरदर्शन, सोशल मीडिया, ये सब इसी के हिस्से हैं। अब इनके इंपॉर्टेंस की बात करें तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है, इसके माध्यम से सर्विसेज से क्या होने लगा है, आज हम एक जगह से दूसरी जगह पर बड़ी आसानी से जा सकते हैं। आज हमारी दूरियां पूरी क्या हो गई, खत्म हो गई है। क्लियर हुआ। अब ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के माध्यम से हम आसानी से बातचीत कर सकते हैं। वो फिनिश गुड जो है वो देश के कोने कोने तक जा सकता है। ऐसे एरिया जहां पर जाना पहले मुश्किल था, इंटीरियर पार्ट्स, गांव गांव तक आज गाड़ी जाने लग गई है। आज फोन के माध्यम से या फिर इंटरनेट के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, मीटिंग्स ले सकते हैं, बच्चे वहां पर क्या कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज क्या हो गया, देश के अंदर सस्ता ट्रांसपोर्ट चलने लग गया है, जिससे क्या होने लगा, लोगों का पैसा कम होने लगा, कम कीमत पे मार्केट तक प्रोडक्ट क्या होने लगे, जाने लगे। By this means all other sources that contribute in the economic
डेवलपमेंट कैन बी कलेक्टेड इन अ क्वांटिटी। आज बड़ी आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, किसी भी रिसोर्सेज को उपलब्ध करवा सकते हैं ट्रांसपोर्ट के माध्यम से इकोनॉमिकली, क्योंकि डेवलपमेंट हो रहा है। आज ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के माध्यम से हम कॉन्टेक्ट बिठा सकते हैं। साथ ही साथ जो बॉर्डर्स की बैरियर्स थे वो सारे क्या हो गए, खत्म हो गए। और आजकल कंज्यूमर तक, हम मार्केट तक और ग्राहक तक प्रोडक्ट भी इन्हीं के माध्यम से पहुंचाते हैं। अब जिन भी बच्चों को इसकी पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने कॉपी पेस्ट कोचिंग सेंटर के एप्लीकेशन की लिंक दे रखी है बेटा, वहां से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री में आपको सारे मॉडल पेपर के सॉल्यूशन मिल जाएंगे सभी सब्जेक्ट्स के। ठीक है, तो आज ही जाइए ऐप को डाउनलोड कीजिए। और साथ ही साथ अगर आपको इस ऐप डाउनलोड करना नहीं आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, या फिर आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप में अपना नेम, अपनी क्लास, अपने स्कूल और अपनी सिटी का नाम लिखे। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में हमने हमारे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी की लिंक दी है, वहां पर सभी से आप हमसे कनेक्ट हो, टेलीग्राम ग्रुप से कनेक्ट हो, ताकि हम फ्री मटेरियल आप तक पहुंचाते रहे। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, कि अपने दोस्तों का भला भी आपको को करना चाहिए। और पीडीएफ को ऐप पे अपना लॉगिन करके पीडीएफ को डाउनलोड करके याद करके अपने सुनहरे भविष्य की ओर आगे बढ़े। तो वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण आया, जय श्री महाकाल जरूर लिखे। गुड बाय टू ऑल, जय श्री कृष्ण।